क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको डेथ नोट की कहानी समझाने वाले हैं। शुरुआत होती है ryuk से, जो एक शिनिगामी है, यानी मौत का देवता। ये शिनिगामी एक वीरान और बेजान जगह में रहते हैं, जिसे शिनिगामी रेल्म कहा जाता है। जहाँ वो बस सोते हैं, जुआ खेलते हैं और कभी-कभी इंसानों को मार डालते हैं। हर शिनिगामी के पास एक डेथ नोट नाम की किताब होती है, जिसके जरिए वो किसी भी इंसान को मार सकते हैं। बस उसका नाम लिखना होता है और उसका चेहरा दिमाग में होना चाहिए। र्यूक बोर हो गया था, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी डेथ नोट इंसानी दुनिया में गिरा दी। कुछ दिनों बाद ये किताब जापान के एक हाई स्कूल स्टूडेंट लाइट यागामी के हाथ लगती है, जो एक काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान होता है। लाइट ने इस किताब को कुछ बार टेस्ट किया और जब उसे यकीन हो गया ये असली है, तो उसने दुनिया भर के क्रिमिनल्स को मारना शुरू कर दिया। हालांकि डेथ नोट से आप किसी को किसी भी तरीके से मार सकते थे, लेकिन लाइट ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक से मारता है। उसका मकसद था कि लोग समझे ये मौतें आपस में जुड़ी हुई हैं, ताकि पूरी सोसाइटी डर के मारे अच्छे इंसान बनने लगे। र्यूक को ये सब बहुत एंटरटेनिंग लग रहा था, इसलिए वो लाइट के साथ ही रहने लगता है। दिन में स्कूल और रात में क्रिमिनल्स की मौत। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगता है कि इन मौतों के पीछे कोई इंसान है। इंटरनेट पर इस अनजान कातिल को नाम दिया जाता है कीरा। अब कहानी में आता है एल, एक ऐसा जासूस जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा और जिसने कभी अपना फेस नहीं दिखाया। इंटरनेशनल पुलिस के साथ मिलकर एल पहली बार लाइव टीवी पर आता है और कहता है कि कीरा बुराई है तो मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। लाइट को गुस्सा आता है और वो उस आदमी को मार देता है, लेकिन ये एक जाल था। असली एल तो वो था ही नहीं, और जिस लाइव टीवी पर वो आया था वो सिर्फ जापान के कांटो रीजन में दिखाया जा रहा था। इसका मतलब कीरा वहीं कहीं है। इसके अलावा असली एल का फेस अभी भी सामने नहीं आया, इसलिए लाइट उसे नहीं मार सकता। लाइट अब ठान लेता है कि जैसे भी हो असली एल को मारना है। दूसरी ओर एल जापानी पुलिस यानी एनपीए के साथ मिलकर काम करना शुरू करता है और टाइमिंग देखकर अंदाजा लगाता है कि कीरा एक स्टूडेंट हो सकता है। मगर एल को नहीं पता कि उसी पुलिस टीम में एक ऑफिसर है, सोइचिरो यागामी, जो लाइट का पापा है। लाइट उसके कंप्यूटर को हैक कर लेता है और जान जाता है कि पुलिस को लग रहा है कि कीरा एक स्टूडेंट है। इसके बाद लाइट अपनी रणनीति बदल देता है। अब वो पहले से नाम लिखकर हार्ट अटैक को शेड्यूल करने लगता है, ताकि वो स्कूल में रहते हुए भी लोग मरते रहें। इससे वो एल को ये दिखाना चाहता है कि कीरा के पास पुलिस की जानकारी है और इससे पुलिस और एल के बीच दरार आ सकती है। पर लाइट का ये चाल उल्टी पड़ जाती है, क्योंकि अब पुलिस खुद ही शक के घेरे में आ गई। एल को शक होता है कि कीरा पुलिस के बहुत करीब है, इसलिए वो एफबीआई के 12 एजेंट्स को भेजता है, जो हर पुलिस ऑफिसर और उनके परिवार की जासूसी करते हैं। लाइट की जासूसी करने वाले एजेंट थे रे पेनबर, जिसे लाइट धोखे से अपना नाम बताने पर मजबूर करता है और फिर एक हफ्ते बाद रे को और बाकी एफबीआई एजेंट्स को मार देता है। इससे अमेरिका एल को सपोर्ट करना बंद कर देता है, और जब जापान की पुलिस को ये पता चलता है तो ज़्यादातर पुलिस अफसर केस से हट जाते हैं, क्योंकि कीरा उनके जैसे लोगों को भी मार सकता है। अब सिर्फ 5 अफसर बचे हैं, जिनमें लाइट के पापा भी हैं। एल इन पर भरोसा करता है और उनसे छुपकर मिलता है। रे की मौत के बाद उसकी मंगेतर नाओमी मिसोरा खुद इस केस की जांच शुरू करती है। वो खुद भी एक एक्स एफबीआई एजेंट होती है और समझ जाती है कि कीरा सिर्फ हार्ट अटैक से ही नहीं बल्कि और भी तरीके से मार सकता है। लेकिन लाइट उसे भी ठिकाने लगा देता है, इससे पहले कि वो एल को कुछ बता पाए, जो उसका पुराना साथी भी था। नाओमी की गुमशुदगी से एल को शक और गहरा हो जाता है। उसे लगता है कि कीरा कोई ऐसा हो सकता है जिसकी नाओमी के मंगेतर रे पर नज़र थी, इसलिए वो यागामी परिवार के घर में छुपे कैमरे लगवा देता है। लाइट को तुरंत एहसास हो जाता है कि उस पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन वो एक चिप्स के पैकेट में छोटा सा टीवी छुपाकर न्यूज़ देखते हुए अपराधियों को मारता है और कैमरों की यही दिखता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। हालांकि इससे वो खुद को निर्दोष साबित करना चाहता था, लेकिन उसकी परफेक्ट हरकतें एल को और ज़्यादा शक दिला देती है। एल अब ये मानने लगता है कि अगर लाइट ही कीरा है तो उसका ईगो इतना ज़्यादा है कि वो बिना किसी सबूत के भी किसी को मार सकता है। एल अब सोचता है कि अगर वो लाइट के करीब रहेगा तो शायद वो खुद ही कोई गलती कर बैठे। जब लाइट यूनिवर्सिटी में जाता है तो एल खुद उससे मिलने आता है
और कहता है मैं ही एल हूँ। ये चालाकी थी क्योंकि अब लाइट उसे मार नहीं सकता, बिना ये साबित किए कि वो खुद कीड़ा है। और एल ने ये भी दावा किया कि उसका असली नाम है हिदेकी रियुगा, जो कि एक फेमस सेलिब्रिटी का नाम है। अगर लाइट इस नाम से किसी को मारने की कोशिश करता तो असली सेलिब्रिटी मर सकता था और उसका कीड़ा होना सबके सामने आ जाता। अब लाइट मजबूरी में एल के साथ दोस्ती निभाने लगता है, लेकिन एल का शक और बढ़ जाता है। इसके बावजूद एल लाइट को कीड़ा को पकड़ने वाली टीम में शामिल करता है, ताकि अगर वो कीड़ा है तो कोई गलती करे और अगर नहीं तो उसकी बुद्धि टीम के काम आ सके। इसी दौरान एक टीवी चैनल साकुरा टीवी को कुछ ऑडियो टेप्स मिलते हैं जो कोई खुद को कीरा कहकर भेजता है। असल में ये टेप्स भेजने वाली थी मिस अमाने, एक और इंसान जिसके पास डेथ नोट थी। असल में मीसा की डेथ नोट एक दूसरे सिनिगामी जेलस की थी, जो मीसा से प्यार करने लगा था। जिस दिन मीसा की मौत होनी थी, जेलस ने अपनी नोटबुक में उसकी जान बचा ली और खुद मर गया। उसकी नोटबुक एक और शिनिगामी रैम के पास गई, जो मीसा को दिलचस्प मानकर इंसानी दुनिया में आई और उसे वो नोटबुक दे दी। अब डेथ नोट मिलने के बाद मीसा ने खुद को कीरा बताकर साकुरा टीवी को टेप्स भेजे, ताकि असली कीरा का ध्यान अपनी ओर खींच सके। एल बहुत जल्दी समझ जाता है कि यह असली कीड़ा नहीं है, क्योंकि इसकी तरकीबें पहले वाले कीड़ा से बिल्कुल अलग है। उसकी शक्तियाँ भी पहले कीड़ा से ज़्यादा थी, क्योंकि वो सिर्फ एक का चेहरा देखकर ही उसे मार सकती थी। टेप्स के आधार पर एल को शक होता है कि नई कीड़ा शायद असली कीड़ा की बात मान सकती है। इसी वजह से वो लाइट से कहता है कि वह एक संदेश लिखे जो ऐसा लगे जैसे असली कीड़ा ने भेजा हो। लाइट इसमें हिस्सा लेता है, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि अगर वह मना करता तो उस पर शक हो सकता था। यह संदेश न्यूज़ में प्रसारित किया जाता है। फिर जब दोनों तरफ से संदेशों का आदान प्रदान होता है, तो मीसा एक कोड तैयार करती है जिसे सिर्फ डेथ नोट का यूज़र ही समझ सकता है। इस कोड के जरिए वह एक ऐसी स्थिति बनाती है जिससे वह लाइट को ढूंढ सके। कुछ दिनों बाद मीसा सीधे लाइट के दरवाजे पर आ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे एल ने अंदाज़ा लगाया था। उसकी ताकत लाइट से भी ज़्यादा है, क्योंकि उसके पास शिनिगामी की आंखें हैं। ये आंखें उसे किसी का चेहरा देखते ही उसका नाम और जीवन काल बता देती है। लेकिन इसके बदले में मीशा को अपनी आधी ज़िंदगी का बलिदान देना पड़ा था। पहले लाइट ने र्यूक के साथ यह डील करने से मना कर दिया था, लेकिन मीसा ने रैम से यह सौदा कर लिया क्योंकि वह कीरा से मिलने के लिए बेहद बेताब थी। उसकी यह दीवानगी इसलिए थी क्योंकि कीरा ने उस आदमी को मार दिया था जिसने उसके माता पिता को मारा था, और जब उसने कीरा को देखा तो उसे पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। इसलिए कीरा की गर्लफ्रेंड बनने के बदले मीशा ने अपनी आंखों का इस्तेमाल उसकी मर्जी के अनुसार करने की पेशकश की। लेकिन एक हफ्ते से भी कम समय में एल ने मीसा को दूसरी कीरा होने के शक में गिरफ्तार कर लिया। वजह यह थी कि एल ने लाइट की जासूसी करवाई थी, और जब मीसा उसके साथ देखी गई तो उन्होंने मीसा के कमरे की जांच की। वहां उन्हें ऐसे भौतिक सबूत मिले जो उसे सीधा दूसरी कीरा द्वारा भेजे गए ऑडियो टेप से जोड़ते थे। 3 दिनों तक वटारी ने उससे पूछताछ की और उसे टॉर्चर किया, लेकिन मीसा ने कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार रैम उसे समझाता है कि वह अपनी डेथ नोट की मलकियत छोड़ दे ताकि उससे जुड़ी सारी यादें मिट जाएं। इसके बाद शिनिगामी रैम यह वादा करती है कि अगर लाइट ने मीसा को नहीं बचाया तो वह उसे मार डालेगी, चाहे उसे खुद मरना ही क्यों ना पड़े, जैसे जेलस मरा था। इसके जवाब में लाइट एक ऐसा प्लान बनाता है जिसमें वह रैम और एल दोनों को मार सकता है और साथ ही यह भी साबित कर सकता है कि वह कीरा नहीं। इस प्लान को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि जब कोई इंसान डेथ नोट को अपने पास रखता है तो वो शिनिगामी के कब्जे में आ जाता है। यही वजह है कि र्यूक हमेशा लाइट के साथ है और रैम मीसा के साथ, क्योंकि वे दोनों डेथ नोट के अंतिम मालिक थे। लाइट की योजना तब शुरू होती है जब वह जंगल में 2 नोटबुक्स के साथ जाता है। चूंकि मीसा ने अपनी दूसरी नोटबुक की मिल्कियत छोड़ दी थी, वह तकनीकी रूप से अब लाइट की हो गई थी। इसलिए इस सीन में लाइट उसे खुद भी छोड़ देता है, जैसे कि उसकी योजना थी। उस नोटबुक को बाद में रैम को ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर रैम ने उसे र्यूक को दे दिया। इसका मतलब यह था कि मीसा की असली नोटबुक अब र्यूक से जुड़ गई थी, और अब से जो भी इसका मालिक बनेगा वह र्यूक के अधीन होगा। इसके बाद र्यूक ने
वह नोटबुक लाइट को वापस दे दी, जिससे वह दोबारा उसका मालिक बन गया। यह सब इसलिए किया गया ताकि र्यूक और लाइट के बीच संबंध बना रहे, चाहे लाइट की पहली नोटबुक का जो भी हो। पहली नोटबुक की बात करें तो लाइट ने र्यूक को उसमें कुछ नकली नियम लिखने के लिए मना लिया, जो आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे। इन नकली नियमों को लिखवाने के बाद लाइट ने उस नोटबुक की मिल्कियत रैम को दे दी और उसे कहा कि वह इसे किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दे, जो अपने निजी फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करेगा। लाइट जानता था कि ऐसा व्यक्ति बिना हिचक हत्या करेगा, और अगर हत्याएं तब होती हैं जब वह और मीसा जेल में बंद होते, तो इससे उनकी बेगुनाही साबित हो जाती। इसलिए लाइट ने खुद को कैद करने की पेशकश की, और 2 हफ्ते जेल में रहने के बाद फिर से अपराधियों की मौत होने लगी। रैम ने पहली डेथ नोट एक बिजनेसमैन हिगुची को दी थी, यह शर्त रखते हुए कि वह कभी-कभी कीरा की तरह व्यवहार करेगा। कीरा की वापसी ने लाइट से शक हटाने में मदद की, और खुद को और अधिक निर्दोष दिखाने के लिए उसने दूसरी नोटबुक की भी मिल्कियत छोड़ दी थी। इसका मतलब ये था कि अब उसकी भी मीसा की तरह डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिट चुकी थी, जिससे दोनों असली लगते थे जब उन्हें परखा गया। 50 दिन की नज़रबंदी के बाद दोनों को रिहा किया गया, लेकिन एल अभी भी उन्हें 24/7 निगरानी में रख रहा था। जब वह उनकी दोषिता साबित करने में नाकाम रहा, तो वह डिप्रेशन में चला गया, लेकिन बिना अपनी यादों के लाइट ने एल को तीसरे कीड़ा की जांच करने के लिए प्रेरित किया। काफ़ी खोजबीन के बाद टीम हिगुची को पकड़ लेती है, जो खुलकर स्वीकार करता है कि वह एक अलौकिक नोटबुक से हत्या करता है। जब यह साबित होता है कि शिनिगामी और डेथ नोट असली हैं, तो एल समझ जाता है कि कम से कम 2 नोटबुक्स जरूर है, जैसे कि दूसरी कीरा के कोड से भी संकेत मिलता है। उधर लाइट नोटबुक को छूकर अपनी सारी यादें वापस पा लेता है और फिर चुपचाप हिगुची की हत्या कर देता है, जिससे नोटबुक की मिल्कियत फिर से उसके पास आ जाती है। यह शुरुआत से ही लाइट की योजना थी, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसकी अच्छी साइड तीसरे कीड़ा को पकड़ना चाहेगी। जब टीम लाइट की असली नोटबुक की जांच करती है, तो उन्हें र्यूक का बनाया एक नकली नियम मिलता है, जो कहता है कि एक डेथ नोट यूज़र को हर 13 दिनों में कम से कम एक हत्या करनी होगी। अगर यह सच होता तो यह साबित करता है कि लाइट और मीसा कीड़ा नहीं हो सकते, क्योंकि वे 50 प्लस दिन तक बिना किसी संसाधन के कैद में थे। रैम भी इस बात का समर्थन करता है कि सभी नोटबुक्स में एक जैसे नियम होते हैं, जिससे लगभग सभी को यह मानने पर मजबूर होना पड़ता है कि लाइट और मीसा ने कभी नोटबुक का इस्तेमाल नहीं किया, सिवाय एल के। अब जब बात मीसा की आती है, तो लाइट के निर्देश पर वह फिर से अपराधियों की हत्या करने लगती है, उसी नोटबुक से जिसे उसने जंगल में गाड़ दिया था। जैसा कि हम जानते हैं, लाइट ने इस नोटबुक की मिल्कियत रैम से र्यूक को ट्रांसफ़र करा दी थी, जिससे अब मीसा र्यूक के अधीन थी। यह इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अपनी शिनिगामी आंखें खोने के बाद लाइट जानता था कि मीसा दोबारा डील करने के लिए तैयार होगी। जाहिर है, रैम कभी इसकी इजाज़त नहीं देती, लेकिन र्यूक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वह खुशी-खुशी उसकी ज़िंदगी का आधा हिस्सा ले लेता है। इसके बाद मीसा फिर से अपराधियों के नाम लिखने लगती है, और चूंकि ये हत्याएं उसकी निगरानी से छूटते ही होने लगती है, वह एक बार फिर मुख्य संदिग्ध बन जाती है। मीसा को दोषी साबित करने के लिए एल अब 13 दिन वाले नियम की सच्चाई परखने की योजना बनाता है। अगर यह नियम झूठा साबित होता, तो मीसा को शायद फांसी हो जाती। इस तरह लाइट ने एक ऐसी परिस्थिति बनाई जहां मीसा मुख्य आरोपी थी और एल उसकी जान के लिए खतरा बन गया था। इसका मतलब था कि अगर रैम ने एल को मार डाला, तो वह उसी तरह मर जाएगा जैसे जेलस मरा था। यह शुरुआत से ही लाइट की योजना थी रैम से छुटकारा पाने की, क्योंकि रैम मीसा से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी और उसे मरने नहीं देती। इसके अलावा लाइट यह भी जानता था कि रैम उसे नहीं मार सकती, क्योंकि अगर वह मर गया तो मीसा जीने की इच्छा खो देगी। यही कारण था कि रैम के नज़रिए से एल को मारना ही एकमात्र रास्ता था। इससे वह मीसा को बचा सकती थी, और साथ ही जब कोई शिनिगामी इंसान को बचाने के लिए मरता है, तो वह इंसान उसकी बची हुई उम्र पा लेता है। इसलिए मीसा को फांसी से बचने के लिए रैम ने अपनी डेथ नोट से वटारी और ला दोनों की हत्या कर दी। वही 2 लोग जो 13 दिन के नियम की जांच करने के तैयार थे। इस प्रक्रिया में रैम भी मर गया, और उसकी नोटबुक लाइट ने चुपचाप उठा ली, इससे पहले कि किसी को पता चले। अब जब उसके सारे दुश्मन मर चुके थे, लाइट ने अगले 5 सालों तक खुलेआम हत्याओं का सिलसिला जारी रखा और एक नया समाज बना लिया,
जहां कई देशों ने कीरा के न्याय को स्वीकार कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय दर से बचने के लिए एल की मौत को गुप्त रखा गया और लाइट को ही नया एल बना दिया गया। केवल एनपीए के लोग ही इस बदलाव से वाकिफ थे, लेकिन लाइट को यह नहीं पता था कि एल की मौत की खबर उस अनाथालय भेज दी गई है जहां एल बड़ा हुआ था। इंग्लैंड में उसी अनाथालय में जिसका नाम था वेमिस हाउस। वहां एल की मौत के बाद उसके कंप्यूटर ने एक मैसेज भेजा जो उसकी मौत की पुष्टि करता था। इस वेमिस हाउस में दो उम्मीदवार थे जो एल की जगह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जासूस बन सकते थे। उनके कोड नेम थे नियर और मैलो। असली योजना यह थी कि एल खुद इनमें से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा, लेकिन उसकी जल्दी मौत हो जाने के कारण अब यह निर्णय उन्हें खुद लेना पड़ेगा। एक बात गौर करने वाली है कि एल की उम्र सिर्फ 25 साल थी, तो ये थोड़ा अजीब लगता है कि 15 साल के बच्चों को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। लेकिन जैसा है वैसा है। नियर टीम में काम करने के लिए तैयार था, लेकिन मैलो ने इस विचार को ठुकरा दिया और खुद अकेले ही कीरा को पकड़ने निकल गया। 5 साल बाद नियर ने खुद से एक नई कीड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू की, क्योंकि एल के मरने पर उसका सारा शोध मिटा दिया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति से एक मीटिंग में नियर ने दो बड़े खुलासे किए। पहला, कीड़ा लोगों को एक डेथ नोट से मारता है जो फिलहाल जापानी पुलिस के पास है। और दूसरा, जापानी पुलिस ने एल की मौत को छुपा रखा है और पिछले 5 सालों से एनपीए का एक अज्ञात सदस्य एल बनकर कार्य कर रहा है। इन कारणों से अमेरिका को लगा कि एनपीए पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने कीरा को पकड़ने के लिए अपनी टीम बनाई, जिसका नाम था एसपीके, स्पेशल प्रोविज़न फॉर कीरा। एसपीके बनने के कुछ समय बाद उनका एक एजेंट जापान आता है और सीधे लाइट के पिता से कहता है कि वह नोटबुक उन्हें सौंप दे। जाहिर है यह तरीका काम नहीं करता, लेकिन एसपीके को पता चलता है कि हाल ही में जापान पुलिस प्रमुख का अपहरण हो गया है। इसके पीछे मैलो था, जो डेथ नोट के बारे में जानता था। एल की तरह मैलो भी अनैतिक तरीकों से काम करने के लिए तैयार था, और इस बार वह अमेरिकी माफियाओं के साथ मिल गया। माफिया ने जापान पुलिस के डायरेक्टर को किडनैप किया और उसकी रिहाई के बदले नोटबुक की मांग की। लेकिन लाइट ऐसा नहीं होने देना चाहता था, इसलिए उसने रैम से मिली अपनी निजी नोटबुक का इस्तेमाल कर डायरेक्टर को मार दिया। अब पुलिस के पास कोई कारण नहीं बचा था कि वे नोटबुक को अपराधियों को सौंपे। हालांकि मरने से पहले डायरेक्टर ने बता दिया था कि सोइचिरो यागामी कीरा जांच में सबसे उच्च पद पर था। इसलिए मैलो का अगला निशाना बनी सयू यागामी, लाइट की बहन, जिसे तुरंत किडनैप कर अमेरिका ले जाया गया। इस बार लाइट उसे मारने में हिचकता है, इसलिए एल की पहचान का इस्तेमाल कर वह एसपीके से मदद मांगता है। नियर को नए एल या जापानी पुलिस पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी वह मदद करता है क्योंकि उसे लगता है इससे कीरा के करीब पहुंचा जा सकता है। जल्द ही एनपीए के सदस्य अलग अलग अमेरिका जाते हैं और नोटबुक का प्रभारी होता है लाइट का पिता। एयरपोर्ट पर मैलो की टीम उन्हें मजबूर करती है कि वह एक दूसरे विमान में चढ़ें जो रेगिस्तान में उतरता है। एसपीके की मदद से लाइट सैटेलाइट से सब कुछ देख पाता है, जब तक ये सोइचिरो को एक अंडरग्राउंड ठिकाने में नहीं ले जाया जाता, जहां सयू को भी बंदी बनाया गया है। इस बिंदु पर लाइट के पास सौदा रोकने का एकमात्र रास्ता अपनी बहन की हत्या करना था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और उसकी फैमिली जिंदा बाहर जाती है। हालांकि माफिया नोटबुक लेकर भाग जाते हैं। उसी दिन बाद में मैलो डेथ नोट का इस्तेमाल कर एसपीके के लगभग सभी सदस्यों की हत्या कर देता है, नियर और कुछ लोगों को छोड़कर। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि मैलो कीरा को पकड़ने को नियर के साथ एक प्रतियोगिता मानता था और यह कदम उसे बढ़त देता। ध्यान दें, एनीमे में यह बात ठीक से नहीं बताई गई कि मैलो के पास एसपीके के अंदर एक जासूस था जिसने बाकी सभी एजेंट्स के नाम और चेहरे उसे बताए, नियर को छोड़कर। बाद में यह जासूस भी मारा गया। अब बात करते हैं शिनिगामी दुनिया की। 6 साल पहले शिनिगामी शीडो ने अपनी डेथ नोट खो दी थी। वह खोई नोटबुक बाद में ryuk को मिली, जिसने मजे के लिए वह मानव दुनिया में गिरा दी। वही नोटबुक सबसे पहले लाइट को मिली थी। अब वह मेलो के पास है। दुर्भाग्य से शीडो की उम्र अब खत्म होने के कगार पर थी और खुद को मरने से बचाने के लिए उसे अपनी नोटबुक चाहिए थी। शिनिगामी इंसानों की जान लेकर अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, इसलिए शीडो मानव दुनिया में नीचे आया। इसी समय मेलो से हारने के बाद लाइट को अपनी नोटबुक वापस पाने की योजना सूझती है।
पहले भाग में हमने जाना कि जब किसी इंसान के पास शिनिगामी आंखें होती हैं, तो वह किसी भी इंसान की उम्र देख सकता है, सिवाय डेथ नोट के मालिक के। इसलिए लाइट मीसा से कहता है कि वह माफिया सदस्यों की लिस्ट पर अपनी आंखें चलाए। सौभाग्य से उस लिस्ट में कैल स्नाइडर नाम का एक व्यक्ति था जिसकी उम्र दिखाई नहीं दी। इसका मतलब वह पहला इंसान था जिसने नोटबुक को छुआ था और तकनीकी रूप से वह मालिक बन गया था। अब लाइट कैल को कंट्रोल करने का फैसला करता है क्योंकि डेथ नोट 30 दिन तक किसी को मरने से पहले नियंत्रित कर सकती है। लाइट कैल से मेलों का पता मंगवाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। सीडो वह पता देख लेता है और वहां उड़कर पहुंच जाता है ताकि वह अपनी नोटबुक वापस ले सके। वह माफिया को अपनी पहचान बताता है और बातचीत में कहता है कि 13 दिन वाला नियम जिसमें कहा गया कि हर 13 दिन में कम से कम एक हत्या जरूरी है, एक झूठ है। लाइट को मेलो के ठिकाने का पता मिल जाता है, तो वह सभी माफिया सदस्यों के नाम लिख देता है, लेकिन उसके पास मेलो का असली नाम या चेहरा नहीं था, इसलिए वह मेलो को सीधे नहीं मार सकता था। अगर वह तुरंत माफिया को मार देता तो मेलो खुद नोटबुक लेकर भाग जाता है। इसलिए लाइट ने माफिया की मौत को कुछ दिन आगे शेड्यूल किया और उसी दिन उसने पुलिस को तुरंत रेड करने के लिए कहा। लाइट ने उन्हें कैसे मनाया? फोन पर मीसा को कीरा की तरह बात करने को कहा। मीसा ने पुलिस से कहा कि वह नहीं चाहता कि नोटबुक अपराधियों के पास जाए और उन्हें मेलो का एड्रेस व माफिया के मारने का समय भी बताया। उसने कहा कि यही उसकी नोटबुक वापस पाने का एकमात्र मौका है। एनपीए ने भी इस योजना के साथ दिया क्योंकि वे भी नहीं चाहते थे किसी गैंगस्टर के पास मर्डर करने वाली नोटबुक हो। सौदे को पक्का करने के लिए कीरा ने पुलिस को अपनी पर्सनल डेथ नोट भेजी और विशेष रूप से उन्हें आदेश दिया कि शिनिगामी से डील मिशन के दिन ही की जाएगी। मिशन वाले दिन लाइट के पिता ने र्यूक की डील की क्योंकि उन्हें इस बात का गिल्ट था कि उन्होंने पहले वाली डेथ नोट माफिया को सौंप दी थी। जब कीरा ने माफिया से ज़्यादातर लोगों को मार दिया तब एनपीए ने मेलो को ठिकाने पर छापा मारा और बहुत जल्द डेथ नोट भी हासिल कर ली। उस समय सभी वापस लौटने के लिए तैयार थे, लेकिन लाइट ने जिद की कि वे आगे बढ़े क्योंकि वह मेलो को मरता देखना चाहता था। यहीं लाइट से गलती हुई। उसे समझ जाना चाहिए था कि उसके पिता किसी की हत्या करने वाले इंसान नहीं हैं। हालांकि साइचिरो ने शिनिगामी आँखों से मेलो का असली नाम देख लिया था, फिर भी उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा। उनकी यह हिचकिचाहट उन्हें गोली लगने का कारण बन गई और मेलो बामुश्किल वहां से बच निकलने में सफल रहा, ठिकाने को उड़ाकर। इसके बाद साइचिरो को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहली बार उन्होंने अपने बेटे को शिनिगामी आंखों के साथ देखा। समान परिस्थितियों में यह साबित कर देता कि लाइट ही कीरा है क्योंकि आमतौर पर लाइट की उम्र देखी नहीं जा सकती, लेकिन इस खास मौके पर उसकी उम्र दिख रही थी क्योंकि उसने एनपीओ को नोटबुक देने से पहले उसकी मिल्कियत छोड़ दी थी। मालिकाना हक छोड़ने पर आमतौर पर उसकी यादें भी चली जाती, लेकिन लाइट ने मीसा की नोटबुक को अपने शरीर से बांधकर इस प्रभाव से बचा लिया था। नतीजा यह रहा कि साइचिरो इस विश्वास के साथ मरे कि उनका बेटा कीरा नहीं हो सकता और इससे टीम के अन्य सदस्यों के सामने लाइट की निर्दोषता भी सिद्ध हो गई। उनके मरने के बाद वह नोटबुक वापस लाइट के पास चली गई क्योंकि उस समय वह उसे पकड़े हुए था। जहाँ तक उस मूल डेथ नोट की बात है जो मेलो के पास थी, उसे अब शिनिगामी सीडो वापस ले जाता है। अब जब नियर ने देखा कि कीरा और एनपीए इतने करीब से काम कर रहे हैं, तो उसे शक हुआ कि नया एल शायद खुद कीरा हो सकता है। विशेष रूप से उसने 7% संभावना मानी कि लाइट ही कीरा है। इस शक को और बल मिलता है जब मेलो खुद एसपीके में आता है, उस अकेली तस्वीर को लेने जो उसका चेहरा दिखाती है। अगर कीरा को वह तस्वीर मिल जाती तो मेलो मारा जा सकता था। इसके बदले मेलो दो अहम बातें बताता है जो उसने डेथ नोट के साथ रहते हुए सीखी। जो भी डेथ नोट का मालिक होगा वह किसी न किसी शिनिगामी से जुड़ा होगा। दूसरी, डेथ नोट में दिए गए कुछ नियम झूठे हैं। इस जानकारी के बाद नियर एनपीए से संपर्क करता है। इस कॉल का मकसद था बाकी एनपीए एजेंट्स को नए एल पर शक दिलवाना। बातचीत के दौरान नियर ने लाइट को मजबूर किया कि वह 13 दिन वाला नियम झूठ होने की बात माने और इस तरह रियूक के झूठ बोलने की बात साबित हो गई। इससे आइजावा को लाइट पर शक होने लगा और जल्द ही लाइट ये तय करता है कि अब उसे नियर को मारना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति को धमकी देकर कीरा को एसपीके से हेडक्वार्टर का पता चल जाता है और वह गुस्साए भीड़ को वहां भेजता है ताकि वे टीम को बाहर निकलने पर मजबूर कर दें। योजना ये थी
कि मीसा अपनी शिनिगामी आंखों से एसपीके के सदस्यों को मार देगी, बट नियर अपना चेहरा पुलिस के बीच छुपाकर भाग जाता है। भागने के बाद नियर की आइजावा से एक मीटिंग होती है, जहां वह शिनिगामी आंखों की जानकारी साझा करता है और अनजाने में यह बात साबित हो जाती है कि एल असल में लाइट की आगामी ही है। शक लगातार बढ़ता देख लाइट खुद को बचाने के लिए नई रणनीति बनाता है। पहले वो अमीषा से कहता है कि वह नोटबुक की मालिकियत छोड़ दे, जिससे उसकी डेथ नोट से जुड़ी सारी यादें मिट जाती हैं। इससे भले ही उसे पकड़ा जाए, वह कुछ बता नहीं सकती क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं। फिर वह मीसा को नोटबुक को तोरू मिकामी नाम के एक आदमी को भेजता है, जो कीरा को भगवान मानता था। लाइट उसे निजी तौर पर नहीं जानता था, लेकिन मिकामी ने टीवी पर कई बार ऐसा दर्शाया कि वह कीरा की सोच से सहमत है। लाइट ने उसे विशेष निर्देशों के साथ नोटबुक दी ताकि वह उसकी जगह काम कर सके। मिकामी ने तुरंत शिनिगामी आंखों की डील की और ऐसे समय पर लोगों को मारना शुरू किया जब यह साबित हो सके कि वह लाइट नहीं हो सकता। साथ ही उसने कीरा के लिए एक नया प्रवक्ता चुना, जो कि कियोमी टकाडा थी, एक टीवी प्रेजेंटेटर और संयोग से लाइट की कॉलेज की पुरानी गर्लफ्रेंड। यह वही वक्त था जब मीसा जबरदस्ती लाइट की जिंदगी में घुसी थी। एनपीए में लाइट इस कनेक्शन को छुपाता नहीं, बल्कि वह सुझाव देता है कि टाकाडा को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। योजना यह थी कि वह अपने पुराने संबंध का फायदा उठाकर टाकाडा को धोखे से कीरा के खिलाफ कर दे, बट असल में वह उल्टा ही कर रहा था। लाइट ने टकाडा को बताया कि वह कीरा है, उसे नई दुनिया की देवी बनाने का वादा किया और फिर टकाडा को मिकामी से जुड़ने का माध्यम बना लिया। इसी दौरान एसपीके जापान आता है और जहां नियर खुलेआम कीरा को चुनौती देता है कि वह उसे मार कर दिखाएगा। नियर जान चुका था कि डेथ नोट किसी और के पास है और उसे शक था कि यह मिकामी हो सकता है, जो बार बार टाकाडा के साथ टीवी पर दिखा। एसपीके एजेंट जियोवानी को मिकामी का पीछा करने भेजा गया। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी जटिल हो जाती हैं, तो पहले जानते हैं नियर और लाइट की रणनीतियाँ। नियर की योजना। मिकामी की जासूसी से एसपीके ने कई बातें नोट की। मिकामी खुलेआम डेथ नोट का इस्तेमाल करता है, जिससे साफ हो गया कि वही एक्स कीरा है और उसके पास शिनिगामी आंखें हैं। उसका हर हफ्ते का रूटीन बिल्कुल एक जैसा होता है, जैसा एक ही समय पर काम जाना, जिम जाना वगैरह। जियोवानी ने इसी रूटीन का फ़ायदा उठाकर जिम लॉकर से डेथ नोट की तस्वीरें निकाल ली। नियर को ये तस्वीरें चाहिए थी ताकि वह मर्डर पैटर्न का विश्लेषण कर सके, और उसका शक सही निकला। मिकामी हर दिन एक ही पेज पर हत्या करता था, इससे ज़्यादा कभी नहीं। उसके आधार पर नियर ने जियोवानी से डेथ नोट के पेज बदला दिए ताकि 28 जनवरी के बाद वे नकली हो जाएं और काम ना करें। इसके बाद नियर ने एनपीए से 28 जनवरी को एक फाइनल मीटिंग रखने को कहा, जहां दावा किया कि कीरा इन्वेस्टिगेशन यहीं खत्म होगी। इस मीटिंग में एसपीके के सभी सदस्य और एल की टीम के सभी लोग आएंगे, यानी लगभग हर वो इंसान जिसे डेथ नोट की जानकारी है, मैलो को छोड़कर। नियर जानता था कि कीरा इस मौके को नहीं छोड़ेगा और वो सभी को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वह तभी संभव था अगर मिकामी के पास शिनिगामी आंखें हों। योजना यह थी कि मिकामी वहां आए और नकली पेज पर सभी के नाम लिखे, जिससे कोई ना मरे, और अगर लाइट ही कीरा है तो उसका नाम ही इकलौता होगा जो उस डेथ नोट में नहीं लिखा होगा। लेकिन जिस दिन से नियर जापान आया और लाइट को चुनौती दी, लाइट तब से एक कदम आगे था। शुरुआत से ही उसे पता था कि एसपीके असली डेथ नोट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, बल्कि उसने खुद ही ये प्लान इस तरह बनाया था कि ऐसा हो। उसका प्लान तब शुरू हुआ जब उसने एक्स कीरा यानी मिकामी को कहा कि वो डेथ नोट की एक नकली कॉपी बनाए और असली को एक बैंक लॉकर में छुपा दे। फिर मिकामी को निर्देश मिला कि वो उसी नकली नोटबुक का इस्तेमाल करके पब्लिक में करे, ताकि कोई भी उसे देखकर यही समझे कि वही असली डेथ नोट है। असल में तैरू बस अपनी शिनिगामी आंखों से लोगों के नाम देखता था, फिर वो उनकी फ़ोटो और नाम टाकाडा को भेज देता था। लाइट ने पहले से ही टाकाडा को असली नोटबुक के कुछ पन्ने दे दिए थे, मतलब नियर के जापान में रहने के दौरान टाकाडा ही असली एक्स कीरा थी। इधर मिकामी को कहा गया था कि वो अपनी डेली रूटीन बनाए रखे, हर दिन एक पेज नकली नोटबुक में लिखे ताकि एसपीके को लगे कि वही असली एक्स कीरा है। लाइट जानता था कि जैसे ही मिकामी ऐसा लगातार करता रहेगा, एसपीके जरूर नोटबुक के पन्नों के साथ छेड़छाड़ करेगा। इसलिए मिकामी
हर दिन माइक्रोस्कोप से नोटबुक को जांचता था और जैसे ही जियोवानी ने असली पन्नों को बदलकर नकली डाले, मिकामी को उसी दिन पता चल गया। उसने तुरंत टाकादा को बताया और टाकादा ने लाइट को। अब लाइट को यकीन हो गया कि उसने नियर को चकमा दे दिया है। उसने अपने सारे मोहरे तैयार कर लिए एसपीके की मीटिंग के लिए। अगर चीजें ऐसी ही चलती रहती तो 28 जनवरी को नियर की हार पक्की थी। मिकामी असली डेथ नोट से एसपीके और एनपीओ को मार देता। लेकिन तभी प्लान में आया एक तूफान, मेलो। मीटिंग से 2 दिन पहले मेलो ने टकाडा को किडनैप कर लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि टिकाडा कीरा की ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। अगर मेलो जिंदा रहता तो शायद उसे जानकारी निकलता, लेकिन उसका असली मकसद नियर की मदद करना था ताकि कीरा कोई ऐसी गलती करे जो उसके प्लान में नहीं थी। टकाडा के गायब होने से लाइट का मिकामी से संपर्क टूट गया और मिकामी का लाइट से। अब दोनों को खुद ही फैसला लेने पड़े। लाइट ने टकाडा को एक नोटबुक के टुकड़े से मार डाला और मिकामी ने भी बैंक जाकर असली डेथ नोट्स से उसे मार दिया। क्यों किया ये? क्योंकि लाइट ने पहले से ही टकाडा को सावधान किया था कि वो मेलो से टकरा सकती है। टकाडा ने अपनी नोटबुक के टुकड़े से मेलो को मार दिया और ये बात लाइट और मिकामी दोनों को पता थी। अगर एसपीके को उसका शव मिल जाता तो उन्हें पता चल जाता कि असली एक्स कीरा वही है। इसलिए दोनों ने टकाडा की मौत एक आग में होने की प्लानिंग की ताकि सबूत मिट जाए। लेकिन मिकामी ने जो सबसे बड़ी गलती की थी वो थी अपना रूटीन तोड़ना। जब उसने बैंक जाकर टकाडा को मारा, जियोवानी ने उसका पीछा किया और असली नोटबुक को चुराकर बिल्कुल नकली नोटबुक से बदल दिया। तो जब 28 जनवरी को मीटिंग हुई, मिकामी को लगा उसके पास असली डेथ नोट है। लेकिन जब उसने सबके नाम लिखे, कोई नहीं मरा। और यही थी सबसे बड़ी बेइज्जती। लाइट को पूरा यकीन था कि अब नियर मरेगा और उसने सबके सामने खुद को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ, मिकामी ने लाइट की ओर देखा और कहा, ये क्यों नहीं मर रहे? मैंने तो वही किया जो तुमने कहा था। अब सब समझ गए कि लाइट ही कीड़ा है। इसके बाद लाइट पूरी तरह टूट गया। गुस्से में नियर पर चिल्लाया, फिर कहा कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद वो सबको मनाने लगा कि उसे मत मारो। उसने पूरी दुनिया से क्राइम खत्म कर दिया है। 70% क्राइम रेट गिर गया है। वो दुनिया को बेहतर बना रहा है। लेकिन किसी ने उसकी बातें नहीं मानी। जब देखा कि कुछ नहीं हो रहा, उसने एक नोटबुक के टुकड़े से नियर को मारने की कोशिश की, लेकिन मात्सुदा ने उसे गोली मार दी। एनिमे में वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मांगा में वो ryuk से डील करने की कोशिश करता है। ryuk समझ जाता है अब लाइट का खेल खत्म हो चुका है और वो खुद उसे मार देता है। अगर ये रिकैप पसंद आया तो एक लाइक करो और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।